नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा होते ही एक बार फिर विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे मांग रहे थे, लेकिन फडणवीस ने ये मंत्रालय अपने पास रखा, कानून मंत्रालय भी अपने पास रखा। वहीं अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया। इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे को जो है वो शहरी विकास मंत्रालय दिया गया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे फिर से बागी तेवर अपनाते हुए अपने गांव पहुंच गए हैं। याद होगा कि इससे पहले जब सरकार का गठन हुआ था तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वो नाराज होकर गांव पहुंच गए थे। उन्हें मनाने की लाख कोशिश की गई, जिसके बाद सरकार का गठन हुआ और एक बार फिर अब बागी तेवर अपनाते हुए एकनाथ शिंदे मंत्रालय का बंटवारा होते ही अपने गांव पहुंच गए हैं। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरह से बार बार एकनाथ शिंदे अपने गांव पहुंच जाते हैं, क्या फिर से वो दबाव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में कुछ गड़बड़ होने वाली है? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं होने वाली है, ये चलेगी। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं कि ये मंत्रालय नहीं, वो मंत्रालय नहीं, उससे आगे की कहानी है। देखिए, जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है विभागों का, वो काफी बैलेंस्ड है। गृह मंत्रालय अगर सीएम के पास है तो वित्त मंत्रालय और आबकारी बहुत वहां महाराष्ट्र में कमाऊ मंत्रालय माना जाता है। और वित्त मतलब पूरा खजाना ही आपके पास है। हर विभाग को कितना पैसा अलॉट करना है ये वित्त मंत्रालय तय करता है। तो ये दोनों विभाग अजीत पवार के पास है। वहीं बाकी के सारे, जैसे आपने शहरी विकास का नाम लिया, स्कूल का नाम लिया, जल लिया, ग्राम स्वच्छता हो गया, आवास हो गया, ये सारे मंत्रालय के पास। वही तो पंकज जी, यही तो कहा जा रहा है कि जो मलाईदार विभाग थे वो अपने पास रख लिए, अजीत पवार को दे दिए। अजीत पवार खुश करने के लिए बार बार दिल्ली दौरा कर रहे थे, तो अजीत पवार को पूरा नंबर 2 नेता बना दिया गया। लेकिन एकनाथ शिंदे को कहां रखा गया? नहीं, एकनाथ शिंदे के पास क्या क्या नहीं है। सबसे ज्यादा आप मलाईदार विभाग मतलब कमाई के हिसाब से आप कह रहे होंगे ना। देखिए, वित्त मंत्रालय की कमाई नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा आबकारी से कमा सकते हैं। वो हाँ, खजाने का मालिक होता है, मालिक भी नहीं कह सकते हैं, वो कस्टोडियन होते हैं। और जो महाराष्ट्र में जो मुख्य तौर पे मलाईदार विभाग जो सो कॉल्ड माने जाते हैं, वो शहरी विकास है 1, ग्रामीण विकास है 2, आबकारी है 3, उसके बाद आवास 4, उसके बाद शहरी मंत्रालय मैंने बता दिया, उसके बाद स्कूल, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सारे, ये जो 6-7 है ना, आबकारी छोड़ के बाकी सारे का सारा एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन एकनाथ शिंदे तो खुश ही नजर नहीं आ रहे ना इन विभागों से। नहीं, खुश नजर नहीं आ रहा है। उसकी कहानी कुछ और है। मैंने कहा ना कि ये जो अभी जो चल रहा है प्रकरण, वो विभागों के बंटवारे को लेकर नहीं है। उसमें तो आपस में कंसल्टेशन हो गया और उसके बाद ही सबने शपथ लिया। सबको पहले से पता था कि किसके हिस्से में कौन सा विभाग आया। अब जो कहानी है उसे समझिए। महाराष्ट्र में एक पालक मंत्री होते हैं, हर जिला का वो प्रभारी होते हैं। अब वो प्रभारी मंत्री या पालक मंत्री बनने के लिए अब ये दबाव की राजनीति आगे जो चल रही है वो ये है। एकनाथ शिंदे या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ये चाहते हैं कि कोंकण पट्टी के जितने भी जिले हैं, जैसे सिंधुदुर्ग हो गया, रत्नागिरी हो गया, रायगढ़ हो गया, ठाणे हो गया, मुंबई हो गया, इन इलाकों के जो पालक मंत्री बनाया जाए वो एकनाथ शिंदे ग्रुप से बनाया जाए। साथ ही जो मराठवाड़ा है, जहां शरद पवार वगैरह की पकड़ है, वहां के पालक मंत्री चाहते हैं अजीत दादा पवार कि हमारे पार्टी का कोई नेता बने। और जैसे कोल्हापुर, सोलापुर, वो मराठवाड़ा में जितना वो परभणी इलाका हो गया, और जो विदर्भ का इलाका है, जो नागपुर वगैरह है, वहां बीजेपी का स्वाभाविक ये है। तो अब कौन सी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा पालक मंत्री बनेगा, अलग अलग जिलों का प्रभारी बने, उसके लिए अंदर से बात हो रही है। विभाग कंसल्टेशन हो गया था। तो ये तो अजीत पवार तो खुद कह रहे हैं, अजीत पवार ने तो खुद कबूल किया है कि जैसे ही मंत्रालय का बंटवारा हुआ कुछ लोग खुश नहीं है। वो अपनी पार्टी के बारे में कह रहे थे, छगन भुजबल के बारे में। छगन भुजबल की नाराजगी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से में जितने आए हैं हम सबको कैसे खुश कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक ही को एक मंत्रालय देंगे ना, विभाग मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो नाराज है। हाँ, उसके बारे में वो बोल रहे थे। और छगन भुजबल जो है वो नाराज है।
जो आगे की कहानी ये है कि देखिए वहां एक और पोजीशनिंग हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस तो नंबर 1 हो गए, वो मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन नंबर 2 कौन? नंबर 2 अजीत पवार को एकनाथ कहा जा शिंदे रहा है। या नहीं, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। स्वाभाविक तौर पे एकनाथ शिंदे अपने आप को नंबर 2 मान रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पहले वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के बाद भी कुर्बानी दी, तो कम से कम नंबर 2 की हैसियत उनकी रहनी चाहिए। लेकिन अजीत पवार जो हैं वो बोला ना, दो तरह की राजनीति होती है। एक स्ट्रीट की राजनीति होती है जो जनता के लिए होती है, और दूसरी राजनीति होती है शाह और मात का खेल होता है, जिसे महीन राजनीति कहते हैं। और उस महीन राजनीति को सीखा है अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से। शरद पवार के पास 5 सीट रहे या 10 सीट रहे, लेकिन दिल्ली में वो हमेशा महत्वपूर्ण बने रहे, और उनसे ज्यादा सीटें लेने वाले नेता इधर बियाबान में भटकते रहे। वो इसलिए क्योंकि शरद पवार को महीन राजनीति आती है, और वो हमेशा अपने विकल्प खुले रखते हैं। वो मोदी से भी बात कर लेंगे, अमित शाह से भी कंसल्टेशन कर लेंगे, सोनिया गांधी से भी बात कर लेंगे। इस तरह की राजनीति करने वाले को हमेशा यही रीजन है पंकज जी, बीते दिनों से जो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जिससे महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अजीत पवार, वो शरद पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, उद्धव ठाकरे फडणवीस से मुलाकात करते हैं। ये जो गर्मजोशी से मुलाकातें हो रही है ना, तो खबरें यही आ रही है कि कुछ तो उथल पुथल होगा, या तो महायुति में होगा या फिर महाविकास अघाड़ी में होगा। यही रीजन है कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनको एक तरफा एक साइडलाइन किया जा रहा है। ये खबरें तेजी से फैल रही हैं। नहीं, दोनों जो गठबंधन है, दोनों में उथल पुथल होगा। जैसे उद्धव ठाकरे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, और देखिए पर्पस सॉल्व हो गया। ये जो इंडिया अलायंस जो बना था वो किस लिए बना था? लोकसभा चुनाव मुख्यतः उसके लिए, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में हमारा जो सहयोग रहेगा। अब दोनों खत्म हो गए। अब जो भी चुनाव होने हैं वो 5 साल बाद होने हैं, और ये बीएमसी वगैरह का इलेक्शन होना है जो कि इनके पर्पस को सॉल्व नहीं करते। तो राजनीति में देखिए, राजनीति में आज दुनिया की कूटनीति में कोई परमानेंट दोस्त या शत्रु नहीं होता। इंटरेस्ट सबसे पहले होते हैं कि इंटरेस्ट किसका किसके साथ मैच कर रहा है। अब जो देखिए उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके पास गए थे, उनका अब कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अब उनके सामने है बीएमसी का इलेक्शन। उसी तरह जो कांग्रेस एनसीपी है, उनका उद्धव ठाकरे से पर्पस सॉल्व हो गया। उनको था सरकार को उस वक्त गिरा देना, था फडणवीस सरकार, वो भी सॉल्व हो गया। तो वहां पे अब इंटरेस्ट नहीं रहा, अब दोनों अपने अपने रास्ते। वही इधर हो रहा है। अब देखिए एकनाथ शिंदे को बहुत अंडरलाइन मैसेज भेजा गया है। उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद कहा कुछ नहीं गया, लेकिन राजनीति में कहा नहीं जाता है, लोग समझ जाते हैं। देखो उद्धव ठाकरे के साथ हमने मुलाकात कर ली है, ये विकल्प खुला है हमारे लिए, ये आ सकते हैं, तो ज्यादा बार्गेन मत करो। तो यानी आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे पाला बदलने ये संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही हैं। नहीं, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, शरद पवार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन शरद पवार को दिखाकर उद्धव ठाकरे को बहुत पहले डराया गया है कि देखिए उद्धव ठाकरे चले भी जाएंगे तो शरद पवार हमें सपोर्ट कर देंगे। अभी वही बात एकनाथ शिंदे के साथ कही जा रही है कि तुम रहो या जाओ, देखो उद्धव मेरे साथ। तो शिवसेना का एक हिस्सा हमें अपने साथ चाहिए था, वो रहेगा। तो तुम एक काम करो, ज्यादा बार्गेन मत करो, जो मिल रहा है उसी से संतोष कर लो। बार्गेनिंग पावर तुम्हारे पास उतनी नहीं है, तुम्हारे हाथ में उतने पत्ते नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये मैसेज दिया जाता है। और देखिए मैंने कहा ना कि महीन राजनीति करने में मास्टर है दोनों, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। और जो एकनाथ शिंदे है वो स्ट्रीट की राजनीति करते हैं, वो जनता के लिए आंदोलन करना, जो शिवसेना के जो पुराने दौर की जो राजनीति थी, बंद कराना, तोड़फोड़ करना, लोगों की सेवा करना, शाखा लगाकर शिवसेना के जो शाखा जो दफ्तर होता है उसको शाखा बोलते हैं वहां पे। तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर की शाह और मात शायद एकनाथ शिंदे को उतना नहीं पता है जितना कि अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस को पता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अजीत पवार लगातार उप मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा दिनों तक उप मुख्यमंत्री रहे। तो अच्छा तजुर्बा तो यहाँ लड़ाई जो नंबर 2 कौन, तो नंबर 2 एक्सपीरियंस के मामले में तो अजीत पवार है। यही रीजन है पंकज जी, बीते दिनों से जब से सरकार गठन हुआ है, मंत्रालयों का गठन हुआ, अजीत पवार बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जितनी भी तस्वीर उठाकर देख लीजिए, जब से सरकार गठन हुआ है, उनके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही बयां कर रही है। और वहीं एकनाथ शिंदे हमेशा गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। पत्रकारों से बात करते हैं तो वो एकदम से चिल्ला पड़ते हैं। देखिए यही मैं बोल रहा ना कि वो जिस तरह के राजनीतिज्ञ है ना अजीत पवार, अगर वो नाराज भी रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, उनके दाएं हाथ को नहीं पता चलता कि बायां हाथ क्या करने वाला है।
बिल्कुल। शाम शाम तक शरद पवार के साथ बैठ के मीटिंग में शामिल थे और सुबह शपथ ले रहे थे ये। कैसे पता लगाएगा कोई? और ये देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति फ्लैट राजनीति नहीं होती। मैं सबसे जटिल जिन दो राज्यों की राजनीति को मानता हूं वो एक गुजरात और महाराष्ट्र है। और बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा लॉबिंग होती है। शुगर लॉबी अलग है, इंडस्ट्रियल लॉबी अलग है, और वहां अंदर से क्या खेल होता है। महाराष्ट्र में पटेल लॉबी का भी अपना स्थान है। तो जो इन सबको साध के अंदर की राजनीति करता है वो सफल होता है, और सिर्फ वहां स्ट्रीट फाइटिंग से नहीं होगा। हर राज्य की राजनीति की अपनी तासीर है। जैसे बिहार यूपी में कास्ट चलता है, बंगाल में पार्टी चलती है, पार्टी, महाराष्ट्र में लॉबिंग चलती है। किस इंडस्ट्रियल लॉबी पे किसकी सबसे ज्यादा पकड़ है वो सबसे पावरफुल नेता होता है। तो अभी तो बीएमसी के चुनाव भी हैं और बीजेपी के सिर पे बहुत बड़ा भार है। अगर शिंदे नाराज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। मराठा जो वहां आरक्षण और सारी चीजें चलती रहती हैं उस पर एकनाथ शिंदे का बहुत अच्छा पकड़ है। तो ऐसे में अब सवाल यही है पंकज जी, क्या एकनाथ शिंदे अगर बागी तेवर अपनाकर या नाराज होकर अपने गांव पहुंच गए हैं तो क्या बीजेपी उन्हें मनाने पहुंचेगी? देखिए, बीएमसी का इलेक्शन है वो मुंबई का इलेक्शन है। वो ग्रामीण इलाकों में मराठा वर्सेस नन मराठा वगैरह है। यहाँ अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी पॉपुलेशन है, मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन है। वो हर जगह के लोग हैं मुंबई में। लेकिन एक बात तय है कि मुंबई में एकनाथ शिंदे और जो ओरिजिनल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे, उनकी अच्छी पकड़ है। उनका संगठन बहुत मजबूत है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो वोटर उनके पास है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट इनके पास है। तो दोनों का समन्वय बना के चलना होगा। एक का वोटर और दूसरे का मनी पावर, ये जिसके पास दोनों होता है ना वो बीएमसी जीतता है। यहां कास्ट इक्वेशन नहीं है, यहां दूसरा इक्वेशन काम करता है। और सारी बेचैनी देखिए, सारे इंडस्ट्रीज तो मुंबई में है और मुंबई का ही इलेक्शन है। मुंबई में देखिए आपको बिहारी भी मिल जाएंगे, गुजराती भी मिल जाएंगे, मारवाड़ी भी मिल जाएंगे और साउथ इंडियन भी मिल जाएंगे। सब मतलब कि वहां का वो मिक्स्ड पॉपुलेशन, मिला जुला। हाँ, मिला जुला। वहां में जो मूल जो मराठी लोग हैं उनके बीच एकनाथ शिंदे की बहुत अच्छी पकड़ है। नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन में पारंपरिक रूप से कांग्रेस की पकड़ रही है। और लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट पे या पैसे वालों पे हमेशा से शरद पवार या बीजेपी इनकी पकड़ रही है। अब ये परम्यूटेशन कम नहीं है, जिसके तरफ दो जुड़ जाते हैं वो जीत जाता है। तो इसलिए अजीत पवार का महत्व यहां पे हो गया है। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, भाजपा, इनके रिसोर्सेज और उनके वोटर एकनाथ शिंदे के एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए तो बेचैन है उद्धव ठाकरे कि मुसलमानों ने वोट दिया नहीं, वो तो कांग्रेस के साथ है, एनसीपी के साथ है। मैं कहा हूं, मैं न दाएं न बाएं। अब इनकी हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है कि न ये पूरी तरह सेकुलर है, न ये पूरी तरह हिंदुत्ववादी है। अब ये बीच की स्थिति में किंग करते हुए विमूढ़ से दोनों तरफ देख रहे हैं कि अब मैं करूं क्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर अपडेट हमने आपको दिया कि क्यों एकनाथ शिंदे अपने गांव पहुंच गए हैं। तो मंत्रालय में जो मंत्रालय बंटवारा हुआ है उससे वो सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नंबर 2 नेता अजीत पवार को बनाया गया है। इस बात से भी कहीं ना कहीं शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या होता है, क्या शिंदे कदम उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। तो महाराष्ट्र की तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।